अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम प्लॉट को डिस्कस करेंगे। प्लॉट क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसके साथ साथ प्लॉट किस तरह से काम करता है, उसके स्ट्रक्चर्स को किसने एक्सप्लेन किया है, एरिस्टोटल के 3 एक्ट्स क्या हैं और इसके साथ ही गुस्टव फ्रिटिक का जो पिरामिड है वो उसने किस तरह से बताया हुआ है प्लॉट के हवाले से, और क्रिस्टोफर ब्रूकर ने टाइप्स जो बताई हैं प्लॉट की उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि प्लॉट है क्या। प्लॉट एक ऐसा तरीका है जिसमें राइटर इवेंट्स की एक चेन को ऑर्गेनाइज कर देता है अपनी नरेशन में। हम ये भी कह सकते हैं कि प्लॉट जो है वो स्टोरी की एक फाउंडेशन है। प्लॉट बहुत तरीक़ों से गुज़र के आता है और ये स्टोरी और राइटर के इरादों पर डिपेंडेंट होता है। प्लॉट जो है वो लीनियर, पैरेलल, फ्लैशबैक या एपिसोडिक भी हो सकता है। प्लॉट को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्लॉट जो है वो स्टोरी के इवेंट्स की सीक्वेंस बताता है, यानी किसी स्टोरी में जितने भी इवेंट्स हैं उसको किस तरह से सीक्वेंसेस दी गई हैं वो शो करता है। एक मेन किरदार है वो डिफरेंट चैलेंजिंग से गुज़रता है, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस आती हैं उसकी लाइफ में, वो जो स्टोरी राइटर ने लिखी होती है वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ चॉइसेस से गुज़रता है, फिर क्लाइमेक्स की तरफ जाता है, कुछ क्लाइमेक्टिक इवेंट्स बताता है और आखिर में जो है वो रेजोल्यूशन आ जाता है, यानी है या हैप्पी एंडिंग होती है या ट्रेजिक एंड हो जाता है। तो ये सारा सीक्वेंस वाइज हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, फिर आपको प्लॉट का हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि किसी भी स्टोरी में इवेंट्स की जो सीरीज़ होती है उसको प्लॉट कहा जाता है। अब प्लॉट को कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। पहले जो है उसमें मेन कैरेक्टर होता है, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि स्टोरी को कौन लीड कर रहा है। उसके बाद स्टेटस क्यू को देखा जाता है, यानी स्टार्ट की जो सिचुएशन होती है उसको फॉलो किया जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है। थर्डली आता है मोटिवेशन, कि करेक्टर क्या चाहता है। फोर्थ, इनिशिएटिंग इंसिडेंट, यानी कन्फ्लिक्ट कहाँ पे रेज़ होता है, कहाँ पर तनाज़ा जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि कौन सी चीज़ उस सिचुएशन को डिस्टर्ब कर रही है। फिफ्थ पे आ जाता है डेवलपमेंट्स, हम देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद क्राइसिस को देखा जाता है कि कैसे क्राइसिस को ओवरकम किया जाएगा। फिर रेजोल्यूशन, कि कैसे सब कुछ ठीक हो गया है, रिजॉल्व हो गया है सब कुछ। उसके बाद देखते हैं कि प्लॉट किस तरह से काम करता है। प्लॉट का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉलो करते हुए रीडर्स को स्टक किया जाता है, उनको करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, करेक्टर की डेवलपमेंट शो कराई जाती है, उसके बाद वर्ल्ड बिल्डिंग, और फिर रीडर्स को ये कंपेल किया जाता है कि वो इसकी रीडिंग को कंटिन्यू रखें और इसका कन्फ्लिक्ट भी देखें और क्वेश्चन आंसर्स भी आपस में करते रहें इसके हवाले से। प्लॉट कॉज और इफ़ेक्ट पर बेस है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्लॉट जो है वो करेक्टर की चॉइस पर बेस है। आसान वर्ड्स में अगर मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कहानी सुनाना है रीडर्स को, बल्कि उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व करना है कि किस तरह से इस फैक्ट्स के पीछे ये जो स्टोरी है इसमें ख़ास किस्म का मकसद छुपा है, कि करेक्टर को किसी भी सिचुएशन में डाल दिया गया है, अब वो उसको डिसीजन लेगा अपने आप को वहाँ से निकालने का, और फिर राइजिंग एक्शन आएगा, फॉलिंग एक्शन आएगा, उसके बाद वो नतीजे पर पहुँचेगा, कंक्लूजन आ जाएगा कि उसने किस तरह से अपने आप को उस मुश्किल वक्त से निकाल दिया है। हर प्लॉट का कन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है, यानी कि उसका जो ऑपोजिट मीनिंग है वो कुछ और है। अंडरस्टैंड करना चाहिए रीडर्स को कि प्लॉट की जो स्टोरी है वो ज़रूरी है कि उसमें कन्फ्लिक्ट आपको क्लियर हो कि स्टोरी का मेन मकसद क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर राइटर। कन्फ्लिक्ट एक ऐसा मसला है जिसको सॉल्व करना पड़ता है स्टोरी के एंड में। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लॉट में कन्फ्लिक्ट की कुछ टाइप्स हैं। मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस नेचर। सबसे पहले हम मैन वर्सेस मैन को देखते हैं। इस किस्म की जो कन्फ्लिक्ट की टाइप है उसमें एक करेक्टर जो है वो दूसरे करेक्टर के मकासद के ख़िलाफ़ होता है। मैन वर्सेस नेचर को देखते हैं। द मैन वर्सेस नेचर कन्फ्लिक्ट इज़ व्हेन प्रोटैगनिस्ट या अकेला हो या फिर अपने दूसरे करेक्टर्स के साथ हो और वो सब नेचर की जो फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट हों।
There is some event or situation in the natural world that is causing a problem. Man versus self conflict that involves a character's internal struggle against himself. इसमें इंसान अपनी ज़ात में जो खामियां होती हैं उस पर काबू पाने की कोशिश करता है, या फिर जो हेजिटेशन होती है उसको लाइफ में वो इनसिक्योर फील करता है, उसको फेयर होता है किसी एंटागोनिस्ट का, या फिर उसकी पास्ट में कोई ट्रेजेडी हुई होती है। इसके अलावा जो इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं उसकी ज़िंदगी के, सबको ओवरकम करने के लिए ट्राइज करता है। मैन वर्सेस सोसाइटी। सोसाइटी जो है वो अपनी ज़ात में उसके कानून, कवायद व ज़वाबित जो हैं वो प्रोटैगनिस्ट के रास्ते में आ जाते हैं, जबकि इंडिविजुअल एजेंट्स जो हैं सोसाइटी के वो भी हो सकता है कि उस प्रोटैगनिस्ट के एंटागोनिस्ट हो जाए, यानी उसके मुखालिफ हो जाएं। अगर ये लोग किसी सोशल पावर के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट हो भी सकता है कि सोसाइटी के ख़िलाफ़ हो जाए। मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बता दूं तो मैन वर्सेस सोसाइटी कन्फ्लिक्ट जो है वो डिनोट करता है एक ऐसी स्टोरी को जहां पर एक इंडिविजुअल या बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स में जो लोग होते हैं वो उनको चूज़ किया जाता है कि वो अपनी सोसाइटी या कम्युनिटी के ख़िलाफ़ लड़ें। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्लॉट और स्टोरी में क्या फ़र्क है। स्टोरी जो है वो एक इवेंट है जिसमें फैक्ट्स को रिसाइट किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक माउस ने जो है वो कुकीज़ खा ली, तो ये प्लॉट नहीं है, ये एक स्टोरी है, ठीक है। अ प्लॉट रिक्वायर्स कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी माउस ने कुकीज़ खाई और फिर पानी मांगा तो ये प्लॉट बन गया, बिकॉज इट्स कैजुअल। एम फॉस्टर ने एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल की एक एग्जाम्पल दी है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड, ये एक स्टोरी है। जब बादशाह मर गया तो मलका भी मर गई, ये सोग है, एक अफसोसनाक बात है, ये प्लॉट बन गया। टाइम सीक्वेंस प्रिजर्व हो गया, लेकिन सेंस ऑफ कैजुअलिटी जो है वो उसके ओवरशेडो हो गया, उसके बरक्स हो गया। और फिर ये एक्सप्लेन किया है कि मलिका मर गई है लेकिन किसी को पता नहीं है कि क्या वो बादशाह के गम में मरी है। दिस इज़ अ प्लॉट विद अ मिस्ट्री इन इट। एम फॉस्टर ने बताया है कि प्लॉट तो बन गया है लेकिन अब इसमें पजल्स भी क्रिएट हो गई हैं। अब नहीं पता कि किस वजह पर, कौन सी ऐसी रीज़न थी जिसके बिना पर क्वीन की भी डेथ हुई है। स्टोरी और प्लॉट में मेन डिफरेंस यही है कि स्टोरी जो है वो जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको फ्रेमवर्क देती है, सपोर्ट करती है उसके थीम को, जबकि प्लॉट एक्सप्लोर करता है कि कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप आपस में कैसा था और एक इवेंट दूसरे के साथ किस तरह से इंटरकनेक्टेड हुआ। अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में बता दें तो वो ये है कि स्टोरी कब और कहाँ की बात होती है, जबकि प्लॉट कैसे और क्यों। एक एग्जाम्पल से मैं और भी आपको इजी कर देती हूँ कि टोटाइस और हेयर की जो एग्जाम्पल है वो एक पावरफुल स्टोरी थी और उसका प्लॉट जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। स्टोरी क्या है कि टोटाइस और हेयर, खरगोश और केचुआ जो थे वो रेस के लिए एग्री थे, क्योंकि हेयर की जो एरोगेंस थी, उसका जो गरूर था, आकड़ थी कि मैं तो बहुत तेज़ भागता हूँ। टोटाइस जीत गया और अज़्मो इस्तेहकाम से उसको एक वैल्यूएबल लेसन मिल गया। अब अगर इसके प्लॉट को मैं आपको बता दूं तो प्लॉट ये है कि रैबिट बहुत फ़न बना देता है कि केचुआ तो बहुत स्लो दौड़ता है और केचुआ उसको चैलेंज करता है कि मैं तुमसे तेज़ भागूंगा। इस पर वो डिसाइड करता है कि ठीक है, थोड़ी देर नैप लेते हैं और इससे पहले कि तुम अपनी रेस फिनिश करोगे तो मैंने तब तक थोड़ी सी नींद कर ली होगी। तो हेयर जो है वो सो जाता है और वो एक लंबी नींद सो जाता है और टर्टल जो है इवेंचुअली रेस जीत जाता है। तो ये उसका प्लॉट है। अब थोड़ा प्लॉट के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। प्लॉट का स्ट्रक्चर पूरी स्टोरी बता देता है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हमें स्टोरी बताई जाती है। नैरेटिव जो है वो बैकग्राउंड और हिस्ट्री को शो करता है और कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स को नुमाया करता है, जहाँ पर स्टोरी शुरू होगी और कहाँ पर इसका एंड होगा। हेमलेट का प्ले जो कि शेक्सपियर ने लिखा है उसमें किंग का मर्डर जो है वो नहीं दिखाया गया था, बल्कि हैमलेट के फ्रेंड को किंग का घूस्ट बनाकर दिखाया गया था। दो किस्म के डिफरेंट प्लॉट स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। पहला जो है 3 एक्ट प्लॉट स्ट्रक्चर जो कि एरिस्टोटल ने बताया है, और दूसरा फ्रेटिक्स पिरामिड है जिसको गुस्टिव फ्रेटिक ने एक्सप्लेन किया था। एरिस्टोटल ने 3 एक्ट्स बताए थे, जबकि गुस्टिव फ्रेटिक ने इसको 5 एलिमेंट्स में चेंज कर दिया था।
तो सबसे पहले एरिस्टोटल को देखते हैं। एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर, साइंटिस्ट और मास्टर जो है स्टोरी टेलर हैं। उनको 3 एक्ट स्ट्रक्चर का फादर भी कहा जाता है। उनकी जो बुक पोएटिक्स है उसमें उन्होंने ये एपिक स्टोरी टेलिंग और ट्रेजेडीज़ का एनालिसिस किया था। एरिस्टोटल का ये मानना था कि पोइट्री और ड्रामा का एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड होना चाहिए। इसकी जो डिविजन्स हैं वो डेवलप की गई थी रोमन एलियस डोनेटस के थ्रू, और उसको कहा गया था प्रोटेसिस, एपेटेसिस एंड कैटास्ट्रॉफी। अच्छा, बिगिनिंग को उन्होंने प्रोटेसिस का नाम दिया है जिसमें सेटअप होता है। मिडल को उन्होंने एपेटेसिस का नाम दिया है जिसमें कन्फ्लिक्ट होता है प्रोटैगनिस्ट का और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एंड पे उन्होंने उसको कैटास्ट्रॉफी का नाम दिया है जहाँ पर किस्मत जो है वो प्रोटैगनिस्ट की बदल जाती है और उसको उसके जितने भी गोल्स होते हैं वो रीअचीव कर देता है। स्क्रीन राइटर सेड फील्ड ने एरिस्टोटल की थ्योरी को स्पेसिफिक स्क्रीन राइटिंग में नाम दिया है। उसने इसके 3 एक्ट्स बना दिए, सेटअप, कॉन्फ्रंटेशंस एंड रेजोल्यूशन। एक्ट 1 में नुमाइश कराई जाती है, उकसाने वाला इंसिडेंट बताया जाता है और इसके साथ साथ प्लॉट पॉइंट 1 को शो किया जाता है। सेटअप को देख लेते हैं। एक्ट 1 जो है, इस एक्ट में स्टोरी के करैक्टर और वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और जितने भी इनिशियली इंसिडेंट होते हैं स्टोरी में, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं प्रोटैगनिस्ट के, उनको एक नया रास्ता मिलता है और ये आगे जाते हुए ये स्टोरी एक्ट 2 की तरफ पुश की जाती है। एक्ट 2 में राइजिंग एक्शन, मिड पॉइंट और प्लॉट पॉइंट 2 को शो किया जाता है। कॉन्फ्रंटेशन की तरफ आते हैं, एक्ट 2 के तसादम की तरफ आते हैं जो कि बताया जाता है प्रोटैगनिस्ट के रास्ते में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं और वो कितनी तवील हो जाती हैं, फिर वो एक टर्निंग पॉइंट लेता है और वो किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, अपनी किस्मत के साथ खेल। एक्ट 3 में डार्केस्ट और आ जाता है, क्लाइमैक्स और डिनोमेंट, यानी फिर आखिर में मजम्मत की जाती है। उसके बाद उसका रेजोल्यूशन आ जाता है, फिर क्राइसिस जो है वो इतने बढ़ जाते हैं, क्लाइमैक्स सामने आ जाता है, स्टोरी पीक पर चली जाती है और स्टोरी लाइन जो है वो एक्शन फॉल करती है और उसको रैप अप किया जाता है। सेकेंडली जिन्होंने प्लॉट का स्ट्रक्चर बताया है वो गुस्टेव फ्रिटिक है, जिन्होंने एक पिरामिड तैयार किया है 5 एलिमेंट्स का। तो ये अर्लीस्ट राइटर थे जर्मन के और 19th सेंचुरी के मिड में उन्होंने लिखा था। उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको फ्रिटिक पिरामिड ही कहा जाता है। उन्होंने पहले ही प्लॉट के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। जर्मन नॉवेलिस्ट गुस्टेव फ्रिटिक ने एरिस्टोटल का जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया है 5 एक्ट स्ट्रक्चर में और हर स्टोरी इसी पॉइंट से गुजर कर जाती है। इस स्ट्रक्चर को फ्रिटिक पिरामिड कहा जाता है। उसने जो 5 एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए हैं उसको देखते हैं। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। सबसे पहले एक्सपोजिशन को देखते हैं विद एग्जाम्पल। एक्सपोजिशन में क्या होता है कि बुक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैरेक्टर्स उसमें दिखाए जाते हैं, सेटिंग बताई जाती है और कहाँ पे वो शुरू हुई है और कहाँ पे प्राइमरी कन्फ्लिक्ट स्टोरी का बताया जाएगा। ये 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। दूसरा है राइजिंग एक्शन। इसमें क्या होता है, उकसाने वाला कोई हादसा बताया जाता है जहाँ पे इवेंट्स जो है वो एक दूसरे से ट्रिगर करते हैं, एक चैन बन जाती है करेक्टर्स की। वहाँ पर करेक्टर को चैलेंजिंग सिचुएशन दी जाती है और उसको मेंटली और फिजिकली उस रुकावटों के लिए तैयार किया जाता है कि कैसे वो इसको ओवरकम करेगा। ऐसे हादसात को देखकर रीडर्स का तनाव बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पर क्लाइमैक्स आ जाता है जिसको हम कहते हैं नुक्ता अरूज। इस पॉइंट पर हर एक चीज़ बदल जाती है। मेन करेक्टर जो है वो फोर्स करता है कि उसकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले ले वो, और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे रीडर अनश्योर होती है कि स्टोरी में अब आगे क्या होगा। अच्छा क्लाइमैक्स स्टोरी में वही होता है जो रीडर्स को फोर्स करे और मजबूर कर दे कि वो अपनी रीडिंग को एंड तक कंटिन्यू रखें। फॉलिंग एक्शन एक ऐसा गैप है क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन के दरमियान जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करता है। रेजोल्यूशन में स्टोरी का फाइनल एंड दिखाया जाता है, उसमें ट्रेजिक या हैप्पी एंडिंग की जाती है। एग्जाम्पल्स को आप देख लें। जैक और रोज की मंगनी हो जाती है। रोज जो है वो बहुत वेल्दी है जबकि जैक एक पुअर आर्टिस्ट है जो कि जीत जाता है टाइटैनिक के टिकट्स पोकर गेम के थ्रू। दोनों करेक्टर जो हैं उनकी सेटिंग स्टोरी की रखी गई है टाइटैनिक, विच इज़ वेयर दे फर्स्ट मीट। तो ये एक्सपोजिशन है, ये नुमाइश कराई गई कि जहाँ पे दोनों करेक्टर एक दूसरे से मिले हैं।
राइजिंग एक्शन की जो एग्जांपल है उसमें मैं आपको बता दूं कि दोनों प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हैं और उनके बहुत ही सोशल इश्यूज चल रहे होते हैं, उनके रिश्ते में बहुत रुकावट होती है क्योंकि रोज़ की माँ जो है वो नहीं चाहती, उनके सोशल स्टेटस में फ़र्क होता है। रोज़ अमीर होती है जबकि जैक जो है वो एक पुअर मैन है। टेंशन वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है जब रोज़ का फियांसी जैक जिस टाइटैनिक में बैठा हुआ है वो आइसबर्ग के साथ टकराकर डूबना शुरू हो जाती है। क्लाइमेक्स वहाँ पर रेज होता है एक ऐसा पार्ट जहाँ पर शिप जो है वो डूबना शुरू हो जाती है। रोज़ और जैक दोनों वाटर में जो है गिरना शुरू हो जाते हैं जबकि रोज़ सरवाइव कर जाती है और जैक मर जाता है। फॉलिंग एक्शन, रोज़ रेस्क्यू हो जाती है लाइफ बोट के थ्रू और वो उसको दूसरी शिप में अब्रॉड ले जाता है, बाहर के मुल्क ले जाता है। वो फिर अपने फियांसी से कभी नहीं मिल सकती, वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, अपनी किस्मत से हार जाती है, लेकिन फिर बाद में रोज़ जो है वो रियलाइज़ कर देती है कि उसने जैक के साथ प्रॉमिस किया था कि वो जिएगी उसके लिए, लेकिन अब तो जैक मर चुका है पर वो फिर भी उसकी खातिर जिएगी, वो सुसाइड नहीं करेगी। रोज़ अपने वादे के मुताबिक जीती है क्योंकि उसने जैक से जो प्रॉमिस लिया होता है वो फिर ओल्ड एज में मरती है। देखते हैं प्लॉट की कुछ टाइप्स जो कि क्रिस्टोफर बुकर ने बताई हैं। ट्रेजेडी, कॉमेडी, क्वेस्ट, वोयेज एंड रिटर्न, ओवरकमिंग द मॉन्स्टर, रैग्स टू रिचेस, रीबर्थ। ट्रेजेडी में ये दिखाया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट बदकिस्मत होता है और वो पिटी और फेयर के साथ ही जीता है। फॉल एंड राइज उसकी लाइफ में होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन, और बेसिकली वो होता गुड कैरेक्टर है। क्रिस्टोफर बुकर ने कॉमेडी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है जहाँ पर कन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है और ज़्यादातर जो रोमांस फिल्म्स हैं वो इसी कैटेगरी की बनाई जाती हैं। थर्ड पे क्वेस्ट, प्रोटैगनिस्ट और उसके जो साथी होते हैं वो एक अहम ऑब्जेक्ट या लोकेशन को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। वो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनके रास्ते में वो इकट्ठी ही फेस करते हैं। केज एंड रिटर्न, प्रोटैगनिस्ट एक अजीबोगरीब जगह पर जाता है और वहाँ पर थ्रेट्स को ओवरकम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स और एक्सपीरियंसेस के साथ वापस आता है। ओवरकमिंग मॉन्स्टर, प्रोटैगनिस्ट अपने आप को और अपनी सरजमीन को थ्रेट से बचा देता है, यानी कि वो जो एंटागनिस्ट या विलन होता है स्टोरी में उसको शिकस्त दे देता है। रैग्स टू रिच, एक गरीब प्रोटैगनिस्ट जो है उसको पावर मिल जाती है, वो वेल्दी हो जाता है या जितने दोस्त उससे चले जाते हैं गुर्बत की वजह से वो सब कुछ उसको मिल जाता है और वो एक अच्छा पर्सन ग्रो कर सामने आता है। 7 टाइप है रीबर्थ, एक ऐसा इवेंट जो कि मेन कैरेक्टर को फोर्स करता है इस बात पर कि वो अपने आप को चेंज कर दे और एक अच्छा इंसान बन जाए। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको स्किप किए बगैर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।